नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधी सूचना आपको मिले। आज हमारे साथ हैं द न्यूज़ पॉइंट के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर सर। धीरेन्द्र सर, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार आपको और तमाम दर्शकों को प्रारब्ध की मेरी ओर से नमस्कार है अवनीश जी। सर, अर्बन नक्सल, हालाँकि मैं नक्सली शब्द से सहमत नहीं हूँ। ये लाल आतंकवादी या कम्युनिस्ट आतंकवादियों को जो नक्सली कहा जाता है और उसकी वजह ये है कि वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी से जो नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था, अगर उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लोग देखें, तो वो वाकई में एक जन आंदोलन था, जनता द्वारा शुरू किया गया था शुरुआत में और वो शोषण के खिलाफ था, निश्चित तौर पर। लेकिन जैसे बहिरागत आंदोलन असम का, उसको जब वामपंथियों ने हाथ लगाया तो वो उल्फा में तब्दील हो गया। उसी तरह से जब कम्युनिस्टों ने हाथ लगाया इस नक्सल आंदोलन को, नक्सलबाड़ी के, तो उसके बाद वो लाल आतंकवाद में कन्वर्ट हो गया और इसीलिए लोग उसको नक्सली नक्सली नक्सलाइट कहते हैं, जबकि मैं इनके लिए या तो सीधे कम्युनिस्ट आतंकवाद, लाल आतंकवाद या माओइस्ट कहता हूँ। इनका एक वर्जन जो जल जंगल जमीन के चूरन बेचने का काम करता है और केवल विकास को रोकता है, देश के अखंडता और एकता के खिलाफ मुहिम चलाता रहता है, लेकिन फिर भी उसको वैचारिक लड़ाई कहता है। ये सर बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि किस तरीके से एक ही फौज के दो सिपाही एक शहर में और एक दिल्ली के लुटियन जोन में बैठे होते हैं। दोनों के काम करने का तरीका एक ही होता है, लक्ष्य भी एक ही होता है। मैं बात कर रहा हूँ, एक नया टर्म इजाद हुआ और खूब प्रचलन में है। अब लोग उससे सीधा समझ जाते हैं कि बात किस पर हो रही है। अर्बन नक्सल, शहरी आतंकवादी, ये जो माओइस्ट हैं, जिनको मैं अर्बन माओइस्ट कहता हूँ। हिडमा मारा गया, एक और आतंकी मारा गया। ये न पहला था ना आखिरी होगा। लगातार जब तक आखिरी नहीं निपटेगा तब तक इस सरकार का वो पूरा दृढ़ संकल्पिता दिखाई दे रही है। टाइम बाउंड प्रोग्राम चला रही है और जंगलों से इनके सफाए हो रहे हैं, आदिवासी इनसे मुक्त हो रहे हैं, विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और वहां तक सड़कें पहुंच रही हैं। जब चीन के बॉर्डर तक हमारी बीआरओ सड़कें लेके जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जा रही है, तो इनकी क्या बिसात है, इनकी क्या औकात है। लेकिन शर्म आती है कि इनका इकोसिस्टम किस तरीके से बचाव करता है। और अगर ऐसी नक्सल हिंसा की ही मैं बात कर लूं, चलिए यही शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक पूरी नेताओं की लिस्ट को ही उन्होंने समाप्त कर दिया था। इनके नाम, यही अकेला हिडमा जो है, ये ऐसे क्रूरतापूर्ण घटनाओं का जिम्मेदार रहा है जिसमें हमारे अर्धसैनिक बल के जवान शहीद किए हैं इन सभी ने। लेकिन जब इसका सपोर्ट होता है तो आप सोचिए सर, पॉल्यूशन के नाम पर निकाला जाता है लड़कों को। अब वो लड़के हैं कि लड़की हैं, इस पर भी लेके विवाद हो गया है। कन्फ्यूजन तमाम तरह के घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे। और उसके बाद हिड़मा घर से निकाले जाने लगते हैं, जैसे कभी अफजल निकाले जा रहे थे। भला 2.5 दर्जन के आसपास गिरफ्तार हैं और कायदे से इलाज हो रहा है। सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय इन लाल आतंकवादियों को जंगलों में न्यूट्रलाइज कर रही है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लुटियन जोन में जब तब दिल्ली में जब तब टीवी पर नजर आने वाले या अपने यूट्यूब चैनलों पर बैठ के दुनिया भर के प्रपंच रचने वाले इन अर्बन नक्सलियों, जो कि अकादमियों में भरे हैं, यूनिवर्सिटीज में भरे हैं, जो सर्विसेज में भरे हैं, जो मीडिया में भरे हैं, जो अपने आप को बौद्धिक कहते हैं, अगर चड्डियां इनकी देख ली जाएं तो लाल के अलावा और कुछ नहीं है, जो अपने आप को साहित्यकार कहते हैं, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ की लाल पर्ची जब तक नहीं कटाते तब तक वो साहित्यकार नहीं होते। एक ही साथ वो साहित्यकार होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नारेबाज भी होते हैं। क्या सर इनको कंट्रोल करने की अब जरूरत नहीं आन पड़ी? देखिए एक लड़ाई, चूंकि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी हम लोगों ने जब बात की थी उस समय तो जन्मदिन था, तो आप उससे पहली रात में, तो आज फिर आपको और तमाम दर्शकों की तरफ से मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा हम हर जन्मदिन पर आपके विकास की नई कहानियां सुनाएं या अलग अलग देश पर हम लोग राष्ट्रवाद की एक चिंतन करते रहें। दरअसल अगर हम देखें, आपने नक्सलवाड़ी से ही शुरू किया, तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं सिलीगुड़ी से कुछ शायद 70 किलोमीटर या कुछ ही दूर है,
मैं वहाँ गया, चुनाव कवर करते वक़्त मैं देखने गया, वहाँ कुछ लोगों के सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई कि वहाँ 2-3 लोगों के इंडियंस के भी वो लगे हुए थे पुतले। वरना पूरे नक्सल मूवमेंट से लेके पूरे वामपंथ में हिंदुस्तानियों को कोई जगह नहीं। हिंदुस्तानी उनके लिए भाड़े के हत्यारे हैं जो खून की खुरेंजी करते हैं और उनमें से उस पर एक बाई लाइन उनके हेडक्वार्टर में चली जाए देश दुनिया में जहाँ वो लोग कर रहे हैं, उससे वो खुशी की महसूस होती है। जैसे जब आप अपने कुत्तों से कोई उम्मीद करते हैं किसी शिकार पर और वो शिकार ले आते हैं तो उसमें से कुछ टुकड़े उनको दिए जाते हैं, पूरा शिकार उनको नहीं दिया जाता। तो ये उसी तरह के शिकारी कुत्ते थे जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को चीथने का काम किया। आप जो कह रहे हैं कि उस दौरान मुझे लगता है कि ये प्रोसेस आप देखिए बहुत सारी जगह बिना नक्सलियों के ही संपन्न हो गई। क्योंकि जो नैसर्गिक प्रोसेस था आज़ादी के बाद, आज़ादी के महज़ आप सोचिए कि महज़ 16 साल 20 साल में आपने कत्लो-गारत का वो अध्याय शुरू कर दिया जिसमें कि जिसको आज आप जिस सरकार को आप बचाने में लगे हुए हो, जिस लोकतंत्र की सरकार के लिए नेहरू के नाम पर अब आप युद्ध कर रहे हो, तब आपने नेहरू से युद्ध शुरू किया था। तो इसीलिए जो भी लोग ये समझते हैं कि नक्सल किसी भी हालत में किसी भी किस्म की संभावना या किसी भी तरह की जो एक पॉजिटिव वाइब लाया वो मैं उससे बिल्कुल असहमत नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत लंबा कवर किया, सब चीज़ें की। उस समय अगर कोई जंगल ज़मीन पर अगर बाहर दिक्कू अलग-अलग जगह पर बोला जाता है, दिक्कू उधर की तरफ आदिवासियों में बोलते हैं जो बाहरी लोगों को, अगर उनके कब्जे थे तो वो वक़्त के साथ मिटने थे क्योंकि 47 तक इस देश पर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। ऐसा तो था नहीं कि इस देश पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा नहीं था। तो हम लोगों ने उससे आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई के बाद हासिल भी हुए। तो उसी तरह से ये प्रोसेस था देखिए लेकिन फिर भी आप इस हज़ारों लाखों के हत्यारों को आज तक आतंकवादी नहीं कहते। इस देश के कॉमन आदमी की नज़र में इस्लामिक आतंकवाद आज भी बड़ी चुनौती था जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि इस आतंकवाद ने लाल आतंकवाद ने बाकायदा पैरेलल सत्ता चलाई है। इस्लामिक आतंकवादियों को तो उनको जो है जब भी मौका मिला उनको ठोक दिया गया, चाहे वो दिल्ली के हमले के हों, चाहे कोई भी हो, वो एनकाउंटर में मारे गए, नहीं तो जेलों में सड़ रहे हैं, जो भी पाकिस्तान में है वो वहाँ से जो चाहे करें, लेकिन अब उनके हेडक्वार्टर्स तक इस देश की सरकार ने तबाह की। तो वो उस चीज़ का हम लोगों ने बहुत बड़ा देखा, लेकिन आप देखिए हिडमा जिस पर इनाम कितना था, उसके अलावा कोटेश्वर, पता नहीं कितने लोग मारे गए, बल्कि आप ये हैरान होंगे जब मैं इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज कवर कर रहा था तो करते-करते कई साल गुजर गए। एक दिन ऐसे ही इंटेलिजेंस में बैठे हुए थे तो काउंट ये जो नक्सल ऑपरेशंस देखते थे तो बैठे-बैठे कहने लगे यार वो पकड़ा उसको मैंने कहा पता नहीं गणपति या कुछ था। उस पर शायद 4 करोड़ का इनाम था टोटल। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है इस देश में? ये कौन है? हिड़मा इतना पे 1 बड़ा करोड़ का लालच था। कौन हो गया भाई? अभी जो हिड़मा है इस पे 1 करोड़ का था। जी, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि उस समय 1 करोड़ का इनाम और आपको पता नहीं, हैं? आप ये तमाम कर रहे हैं। इसको जिसको हम लोग चूँकि आपके यहाँ ये एक ऐसा टेररिज़्म था, जिसमें इतना रोमांस भर दिया था, इतना मतलब इतनी अद्भुत मासूमियत थी कि आप हत्यारों से प्रेम करते हैं। आप अपने बच्चों के रेपिस्टों से इसलिए खुश होते हैं कि वो उनके साथ रेप कर रहे शायद वंश चल जाएगा, इसलिए। ये इसी तरह की अवधारणा थी जो इस देश में अगर किसी आदमी को इनसे विकास की, किसी आदमी को समता की, समानता की उम्मीदें हैं, तो मैं समझता हूँ वो उसी की तरह है। क्योंकि उसका रोमानिज़्म इसलिए 67 में जब हत्याओं से शुरू हुई कहानी चारू मजूमदार, कानू सान्याल, खैर चारू तो उसी समय एनकाउंटर में मारा गया कुछ दिन बाद, लेकिन आप ये देखिए पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा है, लेकिन कानू सान्याल लास्ट में मरते-मरते मुझे लगता है 2006-7 की बात होगी, जब उसको इस बात का पश्चाताप रहा कि ये क्रांति क्यों शुरू हुई। और अंततः ये उसी अंतोगत्वा उसी रास्ते पर अब तमाम आतंकवादी जा रहे हैं। दरअसल इसके लिए आपको याद होगा हम लोगों ने इस तरह के नॉवल देखे, 1084 की माँ, दौलती, ये तमाम उनके महाश्वेता देवी के थे, गोली दागो पोस्टर हैं, गोली दागो पोस्टर, ब्रूनो की भागी हुई बेटियां, जल जंगल, आलोक धनवा, भरवर राव, इन सब लोगों ने पूरे देश के यूनिवर्सिटीज में घुस के इसको एक इतना मासूम बना दिया कि यहाँ इस देश के जिन बच्चों के जूतों की कीमत 10-10 हजार 15-15 हजार है, वो बच्चे अचानक यहाँ बैठ के आदिवासियों के लिए रो रहे हैं।
उनके माता-पिता सब इस सरकारी ज़मीन को लूट के, और वो होंगे, मैं 100% श्योर हूँ कि उनके इकोनॉमिक सोर्सेज़ को चेक करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा जो कहा जाता है गिरगिट का एक रंग दिखेगा। क्योंकि उन लोगों का कोई रास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। आप ये सोचिए, जिन लोगों को वो यहाँ जिनके नाम पर ज़मीन की बात कर रहे हैं, उस जगह पर आपको सड़क नहीं मिलेगी। क्योंकि सड़क क्यों नहीं मिलेगी? कि सड़क उन्होंने उड़ा दी। रोड रोलर उन्होंने जला लिए। आपको स्कूल नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि डायनामाइट लगा के उड़ा दिए। ये वो आपको वहाँ हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जो हॉस्पिटल बनना था। आपको वहाँ कोई बाहर की चीज़ नहीं, फ़ोन नहीं मिल सकता, टीवी नहीं, क्योंकि वो उनको नहीं आने देते। वहां आपको सिस्टम नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो जन अदालत लगा के, कंगारू कोर्ट लगा के मारते हैं। और उन लोगों के लिए आप यहाँ जब कहते हो ना हिडमा निकलेगा, देखिए दो तरह की एक लड़ाई मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार देखा, दोनों सब चीजों को, इस देश को घूमने के बाद जो मैं समझा अवनीश जी, कि देखिए दो तरह की लड़ाइयां हम साफ तौर पर लड़ते हैं। देखिए पॉलिटिकल विभिन्नता, विचार विभिन्नता हम लोग मानते हैं, क्योंकि यही एक जनतांत्रिक व्यवस्था का रूप भी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जिन पे एफआईआर वो इस तरह से होगी कि वो गाने लिख रहे, वो लिख रहे, तो मैं उसको भी जाने देता हूँ कि ठीक है, ये तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसमें आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कुछ लिखते हैं, हम भी कुछ लिखते हैं, आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा, हो सकता है न सहमत हूँ, लेकिन जब वो विचारधारा से आके जाके आप मिटाने पे लौट जाते हैं, तब मुश्किल होता है। निवेदिता मेनन भरे कैंपस में ये कहती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। उसी में 2016 में कहते हैं कि भारतीय सेनाएं रेप करती हैं। उसी में आप कहते हैं कि ये ब्राह्मणवाद, अदिति मिश्रा चुनी जाती है और ब्राह्मणवाद को गाली देती है। तो ये कैसे होगा? आप कैसे किस तरह से ब्लड से नोच के निकालेंगे जिसमें आप हुई? भाई कोई तो चीज हो। आप क्या तेजाब के ड्रम में जाके नहा के उसके बाद निकल के कोई कह सकता है क्या? क्योंकि आप ये सोचिए, जिन मुखिया ये किस तरह का, ये देखिए हमेशा याद रखिए, यहाँ कोई विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ नक्सली का। क्योंकि जो नक्सलियों को, जिसके इनके सबसे बड़े नेता को, चंद्रशेखर को गोली मार दिया, उसके साथी को, पूरे सबने देखा, उसकी मां सड़क लड़ते पे दौड़ा लड़ते के मर गई। सड़क जी पे दौड़ा के गोली मार दी साहब। हाँ, उसकी मां मांगती मांगती मर गई इंसाफ, और ये उसके लड़के के लिए आंदोलन चला रहे हैं कि साहब वो संविधान बचा रहा है। तो देखिए इस तरह की कोई विचारधारा यहाँ नहीं थी। इसके लिए बस एक ही चक्कर ये रहा कि 67 में इस देश की एजुकेशन पॉलिसी को इंदिरा गांधी ने सत्ता के लिए रहन पे रख दिया था वामपंथियों के घर में, और वामपंथियों ने उसके साथ जो वो कर सकते थे वो किया। और चूंकि आप पूरी दुनिया में देखेंगे, सबसे ज्यादा रोमांटिक, सबसे ज्यादा जो साहित्य है वो इसी के लिए रचा गया, और उसने एक ऐसा कवर बना दिया कि आपके जहन में आतंकवाद, आतंकवाद में आप फिर फर्क करने लगे। जो लोग पशुपति से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर गलियारा अपनाना चाहते थे, वो सब लोग नजर में नायक हो गए। उनके लिए दिल्ली जैसी संस्थाओं में उनके लिए जुलूस निकलने लगे। अगर आप इसी की बात करते हैं हिडमा को, तो लगभग 20 बड़े ऐसे हमले हैं। आपने तो एक दो की गिने होंगे, 260 सुरक्षा बल 60। के कर्मी मारे गए एक ही, और बिल्कुल। लगभग सैकड़ों नागरिक उसके हमलों में मारे गए। अगर 26 घातक हमलों में भी आप देखें तो 210 में एक साथ किसी सुरक्षा बल के 76 जवान मारे जाएं, और उनके बाद नृत्य हुए, उस पर डांस बिल्कुल। किया गया, है ना? डांस तो किया। वो था, है ना? इसके बाद आप 2013 का जिसका आप कह रहे झीरम घाटी, कांग्रेस की पूरी लाइन साफ हो गई। वीसी शुक्ला, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, ये तमाम लोग साफ कर दिए गए। 2021 में सुकमा में, बीजापुर में फिर हमला हुआ, उसमें 23 सुरक्षाकर्मी मारे। तो लगातार 2007 में वो पाल मेट्टा में 24 सीआरपीएफ के जवान मारे। यानी इतने बड़े हत्यारा, जो नरसंस हत्यारा है, जो खुद शामिल है, उसके लिए आप ये कह रहे हो कि वो घर घर से निकलेगा? अरे वो घर ही नहीं बचेंगे जहां से वो निकलेगा भाई, क्योंकि वो तो खत्म करके निकलेगा। उसको तो तुम लोगों ने अपहृत किया, उसको एक उसको तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वो एक बड़ा वो है, क्योंकि दरअसल वो अलग दिखना चाहते हैं, वो अलग कुछ होना चाहते हैं, उनको पैसे की हम्म। चिंता, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं, उनके घर वालों ने बहुत कमा के रखा हुआ, या फिर वो उस तरह से आते हैं जो जेएनयू की पॉलिसीज़ थी, वो तमाम चीज़ें, इस तरह के इंस्टीट्यूट ने एक तरह की मासूमियत क्रिएट की, और आप उसको भूल गए कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि ये एक जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी वो था, और कमांडर था बेसिकली ये, और अब इसके बाद पापा राव जैसे कुछ बचे हैं शायद, और बचे हैं, उस बिल्कुल। ये जो 31 मार्च वाला मसला है, जो 2026 में खत्म करना है, उसमें होगा।
उसको बचाने के लिए जो इस तरह के इर्द-गिर्द आप ये सोचिए इस बार आपने कहीं हिड़मा के मरने पर जेएनयू में कुछ देखा है क्या? कुछ सुना है? हम्म, ये लोग बाहर आ गए। क्योंकि अब वहाँ से भी खत्म हो रहा है। आप ये समझिए लोग अब बिल्कुल। बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप जिस तरह की चीज़ें बाँट रहे थे, जिस तरह से 2016 में कश्मीर और उसको अफ़ज़ल हर घर से अफ़ज़ल निकलेगा, उस तरह की चीज़ें अब चूँकि पहले एक ही नैरेटिव काम करता था, चूँकि आप मोनोलॉग कर सकते थे टीवी पे, आपका जवाब नहीं आता। अभी हम जो बोल रहे हैं, अभी हमारे यहाँ नीचे दर्शकों के इस पर अगर लाइव होता तो सैकड़ों अभी आ रहे होते और नहीं तो जब आप ये डालेंगे तब वो हज़ारों लोगों के आपको जवाब मिलेंगे। सब चीज़ें मिलेंगी, उनके सवाल मिलेंगे, तो आप यहाँ मल्टीपल लॉग्स कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे कि सिर्फ़ हम लोग से अपनी तरफ से मोनोलॉग कर रहे हैं। इसने वामपंथियों के इस चेहरे को उघाड़ के रख दिया। लाल कोट, 1984, एनिमल फॉर्म्स, इस तरह की किताबों ने इनके पूरी तरह से इनके चरित्र को नुमाया किया। आप ये सोचते हैं कि वहाँ वो लड़कियाँ कैसे शामिल होती होंगी? उन तमाम में जिनको ये वो बता रहे हैं। आपने देखा होगा पहले कितना बड़ा पत्रकार मान लिया जाता था जो वहाँ जाके उनके इंटरव्यू ले आया करता था। ऐसी कहानियाँ रचता था। मुझे याद है कि उन कहानियों को अगर आपको याद होगा वो कैसी कहानियाँ रची जाती थी। उन सारे हत्याओं में, उन सारे उसमें जो एक जन अदालत लगाए उसको जन अदालत नाम दिया कंगारू कोर्ट को जिसमें वो लोग सरेआम कत्ल कर देते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अर्बन नक्सल है ये उस वंश वृक्ष के फल है जो आपकी यूनिवर्सिटीज में उगाया गया, लगाया गया और उसमें और इन लोगों का कोई रिश्ता आदिवासियों के ना उनकी जिंदगी से है, ना उनके जंगल से है, ना उनकी जमीन से है। ये एनजीओ के दम पे पलते हुए नरभक्षी हैं जिनको वहां से जो लोग हैं वो मरते हैं या वो मारते हैं। दोनों स्थिति में इनको यहाँ सड़क पर नाचने का अवसर प्राप्त होता है और लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आइडियोलॉजी खत्म हो गई और मैं अमित शाह को और इस सरकार को इस बात के लिए कहूंगा इतने साल तक इन्वेस्टिगेशंस और होम मिनिस्ट्री इंटरनल सिक्योरिटी कवर करने के बाद मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि इस सरकार ने बहुत मार्वलस काम किया इस राक्षस को जिसको हम लोग हर हत्या के बाद खुश होते हुए सड़कों पे नाचते हुए देखते थे लेकिन बड़े मायूस हो जाते थे अब वो मुझे लगता है कि अब वो अर्थ नहीं रहा वो समय नहीं रहा जी बिल्कुल सर कितनी गजब की फैंटेसी क्रिएट की गई और मुझे मेरे एक मित्र हैं स्वर्गीय हालांकि वो खुद कामरेड थे बहुत बड़े वाले कामरेड थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्वर्गीय अमर नदीम भाई बाद के दिनों में जब उन्होंने पहचान लिया तो होता है ना कि आत्म साक्षात्कार तो कई लोगों का होता है और जब होता है तो फिर आदमी अंदर वाला जो है वो बड़े कड़ी सच्चाइयां भी लिखता है वो गजल भी लिखा करते थे मुझे उनके गजल की 3-4 लाइनें याद हैं कि उब गया है बैठे ठाले चल थोड़ा सा नीर बहा ले कमरे में एसी के ऊपर लेनिन की तस्वीर लगा ले ऊब गया है बैठे ठाले चल थोड़ा सा नीर बहा ले और शर्ट पहन ले चे वगैरह की उसके सपने राम हवाले परिवर्तन जब होगा तब होगा इस सिस्टम में जगह बना ले ऊब गया है बैठे ठाले चल थोड़ा सा नीर बहा ले तो एसी कमरों में बैठ के आपने कहा ना 10,000 के जूते वाले और मुझे एक चीज और भी याद आती है सर ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखिएगा तो नेहरू के सत्ताई छायावाद के नीचे लगातार ये पलते रहे इन यूनिवर्सिटियों में अकादमियों में जगह दी गई और इन्होंने भाड़े पर कांग्रेस के लिए काम किया आज भी कांग्रेसी इकोसिस्टम के किसी भी बौद्धिक सो कॉल्ड बौद्धिक अपने आप को कहने वाले बुद्धि पिचासों को अगर आप देख लीजिए सर ग्लैमराइज करने के लिए फिल्में बनाई गई नॉवेल्स लिखे गए रियायती दरों पर रशियन वो किताबें किस तरीके से और आइकॉन्स किस तरीके से ये एक पूरा फैंटेसिज्म जिस तरीके से क्रिएट किया गया मुझे लगता है कि जंगलों में ये जो लाल आतंकवादी थे उनसे कहीं खतरनाक ये बंगलों में यूनिवर्सिटी कैंपसों में बैठे हुए आतंकवादी ये पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारिता का चोला ओढ़े हुए आज भी इनके दिल धड़कते हैं उन्हीं के नाम पर और इन बेशर्मों को अब ये नहीं समझ में आता कि 2014 से ये देश अब बर्दाश्त करने वाला नहीं सर क्या अब धीरे धीरे केवल इनको जनता समझ रही है सरकार भी समझ रही है इनको सिस्टम में तो अभी भी कई बार दिखाई देता है कि इनका वर्चस्व होता है कई नियुक्तियां अभी इन सरकारों में ऐसी चल जाती हैं इसके लिए भी क्या एक समयबद्ध योजना सरकार को अब चलाने की आवश्यकता नहीं और तब मैं ये सवाल कर रहा हूं जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण
अयोध्या श्री राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने पर जब मैकाले एंड गैंग को चैलेंज करते हैं, जब वो मानसिक गुलामी की बात करते हैं, तो मानसिक गुलामी की एक पूरी टूल किट आज भी मौजूद है, चाहे वो खान गैंग हो। और प्रधानमंत्री की इस लोकसभा में कही गई पहली बात मुझे याद आती है, चुनने के बाद उन्होंने कहा था, इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो जिस तरीके से मार्च तक का एक कार्य योजना लेके इस लाल आतंकवाद को समाप्त किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो ये जो शहरी नक्सलवाद है, ये जो शहरी माओइस्ट है, क्या अब इनके लिए भी एक समाबद्ध और क्रूरता से कोई सरिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं? और आज आपने कहा कि अभी नीचे कमेंट में आने लगेगा, इसीलिए तो मैं इसे लोक मीडिया कहता हूं सर। और इसीलिए इन्होंने अब गोदी मीडिया जैसे शब्द, जो खुद गोदियों की पैदाइश है, गोदी तो छोड़िए सर, जो जूतों की नोक पर पैदा हुए हैं इन कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग, क्या अब सरकार को अकादमियों से लेके, संस्थाओं से लेके और तमाम जगह ये ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि इस तरह के एलिमेंट अब एंजॉय न कर पाए? दरअसल एक ध्वजारोहण हमने देखा, बहुत ही ज़्यादा किसी भी सभ्यता के मतलब वापसी की तरफ एक बड़ा कदम है। और इतने लंबे समय हमने बहुत चर्चा की। उस दिन हम लोग भावातिरेक में बोल रहे थे, बजाय इसके कि हम बहुत ही बैलेंस हों। हम लोगों को लग रहा था क्योंकि हम उसी की वो हैं, और जब ये नहीं हटते हैं तो हम कैसे हट जाएँ? दरअसल आप ये सोच के देखिए कि जब राम मंदिर का जब फैसला आया 2019 में, मैं तो ख़ैर बाहर लाइव कर ही रहा था अपने चैनल पर, लगातार 2-3 दिन से हम लोग लगातार उस फैसले के वक़्त तो सुन ही रहे थे। लेकिन उसमें एक बड़ी गलती हुई, मैंने उसी दिन कहा था, और मैं उसके बाद कई चैनलों पे जब बैठा तो मैंने कहा, और ये आज आपके साथ भी हम लोग बात कर रहे तो ये कहा। आपको याद होगा कि एक वक़्त में शहाबुद्दीन हुआ करता था, बाबरी एक्शन कमेटी का, जो किशनगंज का, जो आईएफएस से रिटायर्ड होके, ब्यूरोक्रेट से होके उसने, तो शहाबुद्दीन एक था, वो लीड हाँ, करता था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को। वही। तो उसके बाद उसमें बहुत सारे, तो जानते हैं, एक बार ये हुआ था कि इन सब के बीच में समझौता हो गया था, 3 देकर, 3 अयोध्या, मथुरा, काशी को, और उसके बाद बाकी सब नहीं लिया जाएगा। ये सब लगभग तय हो गया था। वो लोग ये समझ चुके थे कि उनके पास ग्राउंड नहीं है। आप जानते हैं इरफान हबीब आईसीएचआर का हेड था, और तमाम लोग, वो पूरा दफ्तर उन्हीं का बन गया था। आपको मालूम है, रोमिला थापर, सूरज भान, डीएन झा, इन तमाम लोगों ने 52, जिसमें एस राधाकृष्णन का भी बेटा, तो उनकी ज्ञान की तो यही सबसे बड़ी सीमा हुई कि उनकी जो उनका उनका खुद का जाया हुआ बेटा है, वो उसी को नहीं लिखता जिसकी गीता की भाष्य को सबसे अच्छा मानते हैं हम लोग, सुनते हैं भाई भगवान। तो आप ये सोचिए, उन लोगों ने एक लेटर लिखा और वो बाकायदा पक्षकार बने। उन लोगों ने कहा कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, ना मंदिर तोड़ा जाना था, ना मंदिर कभी यहाँ था। ये सब लेटर लिखा गया, ये सब कोर्ट हुआ। उसके बाद जब 2010 जब ये वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब फैसला चल रहा, वो मुकदमा चल रहा था, उस दौरान जब उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो जानते हैं, जैसे ही उनको पकड़ना शुरू किया, हिस्टोरियंस ने सामने आना शुरू किया, वरना तो पहले तो कोई आ ही नहीं रहा था। जो इनकी बात मान ली गई, तो पता चला कोई आदमी कह रहा कि साहब मैं तो वहां कभी गया ही नहीं। फिर एक ने कहा कि मैं तो साहब एएसआई का था ही नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट वो नहीं है, आर्कियोलॉजी में तो मैं नहीं हूं। तो इन सारे हिस्टोरियंस का दरअसल, अगर जब इस मंदिर का फैसला हुआ था, उसी समय इन 52 लोगों के खिलाफ या तो कोर्ट को चलाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इस देश को मिसलीड किया है, कोर्टों को मिसलीड किया है। अपने ज्ञान का सबसे खतरनाक इस्तेमाल जो आप कर सकते हो, जैसे कत्ल किया जाता है, उसमें तो एक आदमी के खिलाफ, हालांकि आप लोग जानते हैं सरकार क्यों मुकदमा लड़ती है, वो ये कहती है कि सिस्टम के खिलाफ हुआ, समाज के खिलाफ अपराध हुआ। इसलिए आपने देखा होगा प्रोसिक्यूशन हमेशा सरकार होती है इस तरह के मामलों में। लेकिन आप ये मानते हैं, इन्होंने तो सभ्यता का कत्ल किया, इन्होंने तो उसके साथ भी अभिचार किया, और बिल्कुल क्लियर कट सबूत है। तो जब आप फैसला आया था, तो सरकार को या इस देश के सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाने चाहिए थे, इनसे आधार पूछा जाना चाहिए था, इनकी किताबें हटानी चाहिए थी, इनके यूनिवर्सिटी से इनसे डिग्रियां वापस ली जानी चाहिए थी, इनसे पैसे वसूले जाने चाहिए थे। एक एक सैलरी का पैसा इनके खानदान और परिवारों को भले ही कुर्क करके लेना पड़ता, इनसे वसूला जाना चाहिए था। क्योंकि इन लोगों ने अपनी पोजीशंस और अपने नॉलेज के नाम पर जो वितंडावाद किया, इस देश के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन हम वहां चूक गए।
जब हम वहां चूक गए तो इनको और छूट मिली। जब ये सरकार आई तो ये डर गए थे। याद है आपको अवार्ड वापसी हुए और वो तमाम चीजें हुई। इससे पहले अगर उसी वक्त इन लोगों से पैसे भी वसूले जाते, भाई आप उनको नोटिस देते, आपने दे दिया, आप पैसा ले लीजिए, खत्म होगी बात। आप नहीं लेना तो नहीं लीजिए, कोई बात नहीं, सरकार जनता का है, उस साल किसी और को दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, ये सरकार कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है कि अपने पास इसके वो ये समझती है कि जैसे ये सब भी एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर होंगे। देखिए पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन को आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि महिलाओं की क्या स्थिति रही। कौन सी महिला S4 में ग्रुप 4 जो माओवादी का M4 हुआ करता था माओ का, उसमें उसकी पत्नी जो एक क्रूर वो थी। उसके अलावा आप दुनिया में देखिए क्या किया। आपके इनके यहाँ पोलित ब्यूरो में देख लीजिए सर, हिंदुस्तान इनके में पोलित गौरी ब्यूरो अम्मा, में महिलाओं का स्थान देखिए। जी मैं कह रहा गौरी अम्मा आपको याद होगा केरल की, हाँ अगर वो हाँ, पूरी जिंदगी की लेकिन कभी सीएम की कैंडिडेट नहीं मानी गई, है ना। कभी आप ये देखिए कितनी पॉलिट ब्यूरो में है। सिर्फ अगर आपको लगता है कि वो आदिवासी और उनका प्रतिनिधित्व कर सकती है, जो प्रकाश करात की वाइफ है वृंदा करात, वो अगर है तो वृंदा। फिर आप कह सकते हैं। ये दरअसल एक बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे इसमें, इस पूरे उसमें महिलाओं के खिलाफ और अभिव्यक्ति के खिलाफ। आप ये सोचिए पूरी दुनिया में जहां भी आया, भाई एक क्या हमारे पास तरीका है, या तो उन्होंने जो लिखा वो पढ़े या उन्होंने जो किया वो पढ़े, इसके अलावा तो हमारे पास बिल्कुल। कोई तरीका है नहीं। आप पूरी दुनिया के स्टेट में आप जहां से शुरू करते हैं, पहली बार 1905 में आप रशिया को देखें, फिर बाद में दोबारा उनको युद्ध लड़ना पड़ा। आप वहां कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता था। 20 लाख लोग साइबेरिया में मारे गए जिनकी वॉइस थी। बल्कि एक कविता ब्रेख्त की है कि तुम्हारा नाम क्या है स्टालिन, तुम्हारा काम क्या है स्टालिन, तुम्हारा धर्म क्या है स्टालिन, हंसता है बेरिया, पर्दे के पीछे से हंसता है बेरिया, चुप है स्टालिन। तो वहां ये हालत हो गई थी। आप उसके बाद आप चलिए क्यूबा में आपने क्या किया। दुनिया का एक देश तो आप उठाइए, एक देश जहां उन्होंने कहा हो कि हाँ यहाँ अभिव्यक्ति होगी। सर ये ये लाखों किताबें लिख दी गई अभिव्यक्ति के नाम पे, एक जगह नहीं है, पूरी दुनिया में एक देश नहीं है। अरे केरल में सर, एक उदाहरण पूरी दुनिया में एकमात्र केरल का उदाहरण है जहां लोकतंत्र के जरिए इनकी सरकार आई है। इसके अलावा कहीं भी लोकतंत्र के जरिए इलेक्शन के नाम पर इनकी उसको मैं सरकार आपको नहीं है। बताता हूँ। दरअसल वो आपके दर्शकों को मुझे लगता है कि शायद नया लगेगा। आपको मुझे मालूम नहीं आपने उसको सुना होगा कि नहीं। आप जानते हैं केरल में कैसे सरकार आई? मैं देख रहा था ये केरल, समुद्री पाद मुझे याद है। नहीं वो तो है, उनको आइकन मान लिया गया। दरअसल हुआ क्या कि तब मैं देख रहा था 1957 में जब ये सरकार आई तो इन्होंने शायद 103 या सीटों पर 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां तक वो याद है। और 60 सीटें इनको आई थी। 103 सीटों पर लड़े, 60 सीटें शायद इनको आई थी। और आप जानते हैं कि 10 सीटें प्रसोपा को आई थी, प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी को, सोशलिस्ट प्रदेश। पार्टी। यस। हाँ, जाता है। उसके बाद 5 या 6 कोई निर्दलीय थे और इनको जो साधारण बहुमत मिला था वो उन्हीं के साथ मिला था। आपको मालूम है कि इनकी वोटें, चूँकि मैं उसको देख रहा था कि ये कैसे तय हुआ कि अचानक उन लोगों ने चुन लिया। तो और अभी तो देश आज़ाद हुआ था। तो बिल्कुल। पता चला कि वहाँ वो पहला और आखिरी मौका था। हुआ क्या कि मालाबार का हिस्सा उससे पहले 1957 से पहले वो मद्रास प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तो वो मिला। आप ये सोचिए जो मद्रास प्रांत का हिस्सा था, तो मैंने ये देखा कि सब इसने तो मद्रास प्रांत में तो मालाबार था, मालाबार में तो किस तरह से हिंदुओं को मारा गया कि मतलब अंग्रेजों के घुटनों से पानी निकल गया। वो कहते थे हम दुनिया के सबसे बड़े जल्लाद हैं, हमसे बुरी तरह इन्होंने मारा 1921 में। आपको याद होगा मोपला विद्रोह, एक दिन बिल्कुल। में 5000 मतलब कन्वर्ट किए गए हिंदू काट दिए गए, औरतों के स्तन काटे गए, रेप हुए, मास रेप, वो सब लिखा हुआ। वो तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंटेड है, मैंने बिल्कुल सही सोचा बात। कि ये अचानक कैसे कम्युनिस्ट हो गए। मैंने ये सोचा कि ये हुआ क्या था कि उस समय मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा इनको जो सबसे ज्यादा प्रांत में सफलता मिली थी, क्योंकि वो ऐड हुआ था। आप ये सोचिए 1946 के चुनाव तक मुस्लिम लीग कांग्रेस को क्या कहती थी? हिंदू पार्टी कहती थी। आपको यस मालूम है यस उसको हिंदू पार्टी कहा यस जाता यस है। यस। बिल्कुल कांग्रेस हिंदू अपने आप पार्टी को है, कभी नहीं कहती थी हिंदू पार्टी। और इसीलिए इस देश मुस्लिम का लीग कहती दुर्भाग्य थी। है कि बंटवारे के बात करने में हिंदू कोई था ही नहीं। आप सोचिए मुसलमानों ने और इस देश के उन्होंने बंटवारा कर लिया इस देश का। और जिस आदमी को कहा गया वो ये कह रहा मैं हिंदू नहीं, वो कह रहा ये हिंदू है।
तो तू हिंदू की पोजीशन कैसे लेके बैठा है भाई बंटवारे में? तो आप ये सोचिए। बिल्कुल। उस मैं आपको और बड़ी डिटेल ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम है। हुआ कैसे था कि वो जो है कांग्रेस जब 1946 में वो थी, उन्होंने पाकिस्तान को वोट किया लेकिन वो लोग गए नहीं। यहाँ तक कि बिल्कुल नहीं गए। लीडर थे कांग्रेस यस, वहाँ के यस। केरल के मुस्लिम लीग के, वो लोग भी वहीं से उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली इस देश में। ये भी इस सर देश का बिहार और उत्तर प्रदेश में यही हुआ। ये गाजीपुर से लेके बलिया तक के नहीं, वो तो इलाके, गए ये नहीं। इधर। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। वो तो एक बहुत लंबी डिबेट है उस पे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज नई चीज है। अब आप ये सोचिए कि फिर वो क्या हुआ। तो जब 1957 में जब वो मिलता है मद्रास प्रांत वहां उनसे, तो वो कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस तो हिंदू थी और आईयूएमएल इतनी ताकतवर नहीं थी। उनको लगा कि अभी कांग्रेस हिंदू पार्टी को आने से रोकना है, तो इसलिए उन्होंने कम्युनिस्टों को। कम्युनिस्टों को वोट किया। यस, आप यस। देखिए मालाबार के इलाके में। और उसके बाद हमेशा से मुस्लिम लीग को वोट किया कांग्रेस बिल्कुल, उसमें। ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। ये ऐतिहासिक फैक्ट है। ये ऐतिहासिक फैक्ट है। और सर, निश्चित तौर पर सरकार को, समाज ने अपना काम कर दिया है। सरकार को अब ये सोचना है कि इन अर्बन नक्सलियों को या अर्बन माओइस्ट को किस तरीके से कंट्रोल में रखें। और जनता आपको अपनी 2 उंगलियों से लगातार समर्थन दे रही है। आप जंगलों में निपटा रहे हैं, आप बॉर्डर सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन ये जो आधा मोर्चे का महत्वपूर्ण हिस्सा है, केवल वो इस्लामिक चरमपंथी ही नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण घटक हैं। आपको इनको भी घर के भीतर नहीं, कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं एक चीज अभी आप चूंकि हम लोग लंबा नहीं करते हैं इसलिए मैं, लेकिन आप ये जान लीजिए जब तक आप नाभि से अमृत नहीं सोखेंगे तब भी। तक आप नहीं मरेंगे। ये सर्व बिल्कुल सर। ये सरकार जो जिनको वो अगर मैं तो जिसमें क्या वो चले फणीस 31 मतलब चले सायक 31 लास्ट वाली चौपाई है। भगवान ने जब 31 तीर मारते हैं तो एक तीर जब तक वो नाभि में जाके अमृत तब नहीं तक काम नहीं सोखता बनेगा। तब तक अभी इनको नाभि जंगल नहीं बिल्कुल है, सर। वो फल है। बिल्कुल, आपको रूट को उस पर अटैक करना होगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। और भरोसा भी देश को इसी सरकार से है कि जी, करेंगे आप ये ही। भी ये भी इसलिए मेरा मानना अब कर है। मैं डालिए। एक मिनट हाँ। बस लोगों को ये बता दें कि अब जो है जो डाटा साफ कहता है 53% हिंसा खत्म हुई थी। सुरक्षा कर्मियों की मौत 73% घटी। 2014 में 83 लोग मरे थे। तो आज की डेट में 2024 में 200 380 के करीब अब तक इनको एनकाउंटर अलग अलग जगह पर 257 से 370 है और रिकॉर्ड एनकाउंटर हैं और पूरी हिंसा खत्म हो गई। हिडमा जैसे 3 टॉप कमांडर मार दी गए। अब सिर्फ तीन जिले बचे हैं जो करीबन 125 हो चुके थे। इसीलिए जो हाई कोर वैल्यू के जितने वैल्यू टारगेट थे उन सबको साफ कर दिया तो इस सरकार ने किया है। इसीलिए इस सरकार को वो ड्यू वेटेज देने से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। और काम में लिस्ट जो बाकी है भैया उसको भी करिए। ये जो लुटियन जोन में बैठे हैं, ये खान मार्केट में जो बैठे हैं, ये टीवी चैनलों पर जो अलग अलग कैरेक्टर्स बन के बैठते हैं, ये अकादमी में हैं, ये यूनिवर्सिटीज में हैं, ये जगह जगह पे फैले हुए हैं, इनको भी बिल्कुल कड़ाई से निर्ममता से निपटने की आवश्यकता है। और ये काम आप कर सकते हैं साहब। तो हम जगाने वाला काम लगातार करते रहेंगे। राम जी की गिलहरियां हैं, जितनी भी बिसात है उतनी बिसात से आपसे सवाल करते रहेंगे और आपको याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि भरोसा भी हम सबको आपसे ही है। सर, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इससे पहले कि आज की चर्चा समाप्त करें, धीरेन्द्र पुंडिर साहब को आप न्यूज पॉइंट पर लगातार जाके स्नेह देते रहिए। साहब के चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और राम जी की गिलहरियों को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तो आवाजें मजबूत नहीं होंगी, और मजबूत आवाजों के लिए एक बड़ी संख्या चाहिए होती है। इसलिए सपोर्ट जरूर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। आज रात 8 बजे धीरेन्द्र सर के चैनल पे मैं लाइव रहूंगा। 9 बजे एक बहुत अच्छे विषय पे प्रारब्ध का लाइव होगा। दोनों लाइव को देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री।